ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो वीपीडीओ आरओ का जो पेपर है उत्तराखंड का 854 पोस्ट हैं जिसमें उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि स्थानीय शासन को हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया है, जो स्थानीय शासन है 7वीं अनुसूची में है, ये सब कर लिया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन कौन सी समितियां इसके लिए अभी तक बनी हुई है, बलवंत राय मेहता की, कब इसने रिपोर्ट सबमिट की। पहली है राजस्थान, ऐसा पहला राज्य था जिसने जो है पंचायती राज को स्थापित किया था या इस्टेब्लिश किया था। ओके, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है और अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ मैंने ये भी बता दिया था कि उस समय थी नरसिम्हा राव की सरकार। कब विधेयक पास हुआ, बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, वो डेट भी बता दी, ये भी पूछी जा सकती है। लेटर राष्ट्रपति के साइन इसमें 20 अप्रैल को हो गए थे और 24 अप्रैल 1993 से ये फोर्स में आ गया था। आई थिंक हमने इतना कर लिया था, ये भी बता दिया था। पार्ट आर्टिकल 3 टियर। आज से हम डिस्कस करने वाले थे आरक्षण, जो पंचायती राज में जिसके लिए आप पेपर दे रहे हो, ग्राम सभा के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए, उस पर अब ये पूछेंगे कि पंचायती राज में आरक्षण, जो सीट के लिए आरक्षण होता है वो कितने को मिलता है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UKPR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर ऐड हैं, जहाँ पर डेली के बेसिस पे जो वीडियो वीपीडीओ के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम पब्लिश कर देते हैं, जिससे भी या जिस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी वीडियो के लिंक होती हैं, अगर आप मिस कर जाते हैं कि कौन सी वीडियो कब पब्लिश होगी, सब यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, जो वीडियो वीपीडीओ की कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन आप करने हैं, तो ऑलरेडी 10 से ज़्यादा मेंबर हमसे जुड़ चुके हैं। तो टिल 1 दिसंबर 599 रुपीज़ का आप अवेल कर सकते हैं। प्री बुकिंग है, लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक होगा, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 दिसंबर से सभी स्टडी मटेरियल, जो भी हम हैंड रिटन नोट्स बनाने जा रहे हैं, प्लस जो डिजिटल नोट्स होंगे, उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री, GK, ये सब चीज़ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी आप सबको कंप्लीट मिलने वाली है। उसके बाद 1 दिसंबर के बाद ये कोर्सेज़ की जो प्राइस होगी 1200 से ज़्यादा आपको मिलेगी। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। सबसे पहले जो अधिनियम है SC ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसके लिए तीनों लेवल पे, तीनों लेवल का मतलब क्या होता है, ग्राम, हिंदी में भी ग्राम ही कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट माध्यमिक, और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, इन तीनों लेवल पर अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इन तीनों ही लेवल पर इनके जो पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर इनके लिए जो सीट होती हैं वो रिजर्व रहती हैं, यानी कि आरक्षित सीट होती हैं इनके लिए। इस एक्ट में ये लिखा गया है। ओके, नाउ इस एक्ट में देखो, जहाँ पर मैं एक्ट बोल रहा हूँ वहाँ पर अधिनियम की बात कर रहा हूँ, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके बेसिस पर। ओके, नाउ एक्ट में ये भी लिखा गया है कि रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3 फॉर वीमेन, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 तक आरक्षण मिलेगा, 1/3 तक आरक्षण मिलेगा सभी मेंबर्स को, चाहे वो SC ST हैं, इंक्लूडिंग सभी लोगों को। ठीक है, वीमेन्स होनी चाहिए, वो SC ST भी उसमें शामिल होंगी। तो महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट रिजर्व में हैं तीनों ही लेवल पे मेंबर्स के लिए। ओके, अध्यक्ष के बारे में बात करूँ कि चेयरपर्सन कौन होंगे, फिर हर एक लेवल पर आरक्षण सीट महिलाओं के लिए 1/3 है। अब आपको याद क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक्ट पूछ लिया गया, पंचायती राज से आ गया, तो डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है वो कितनी है। आपसे ऑप्शन होंगे 1/2, 1/3, 1/4 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो कभी भी कोई भी आंसर आएगा तो 1/3 आप टिक कर दोगे। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया। बस यही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। नाउ ड्यूरेशन की बात करूँ, हमने कहा तीनों लेवल होगा, ग्राम, माध्यमिक और जिला पंचायत। ओके, कार्यकाल क्या रहेगा, फिर सिंपल सी बात है, सभी लेवल पे जो तीनों ही लेवल होते हैं, जो मैं हमेशा बताते आया हूँ, जो एक्ट कहता है 5 साल होगा।
और अगर सपोज डिज़ोल्व हो जाता है किसी वजह से चुनाव हो जाते हैं और जो पंचायती राज जो है डिज़ोल्व हो जाता है, जो इलेक्शन होते हैं ग्राम लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे या जिला पंचायत के लेवल पे जो चुनाव होते हैं, अगर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर फर्दर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। यानी कि सपोज मान के चलो आज डिज़ोल्व हो गई ग्राम पंचायत, माध्यमिक और जिला पंचायत, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने महीने के अंदर फर्दर जो फ्रेश इलेक्शन, नए चुनाव कराए जाने ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, तो आंसर होगा 6 महीना। ठीक है, जो छोटे छोटे फैक्ट बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे और बाहर से कहीं नहीं आने। जितने भी फैक्ट हैं मैं ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें पूछी जानी चाहिए मैंने इंक्लूड की है। ओवरऑल जो भी हर एस्पेक्ट है, हर एक एंगल है, वो मैं टच करते हुए चल रहा हूँ। नाउ अब एक और चीज़ याद रखना कि हमने कहा 5 साल तक ग्राम पंचायत, जो इंटरमीडिएट माध्यमिक पंचायत और जिला पंचायत काम करती है। तो अगर सपोज मान के चलो किसी ग्राम पंचायत ने 3 साल तक काम किया, रूल किया कि ग्राम प्रधान ये हैं, समथिंग उनके मेंबर कुछ हैं, तो 3 साल तक उन्होंने रूल किया और सपोज किसी वजह से डिज़ोल्व हो गई ग्राम पंचायत, तो जो नया इलेक्शन होगा वो फिर 5 साल तक नहीं काम करेंगे। ठीक है, ये 2 मंथ है, 2 मंथ नहीं है, इसको चेंज करना 2 ईयर, इसको 2 ईयर करना। ठीक है, मिसटाइप हुआ है यहाँ पर, 2 ईयर है। तो अगर उन्होंने 3 साल कर लिया है तो अगले वो सिर्फ 2 साल के, जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी ना, वो 2 साल के लिए ही काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यार एक ने 3 साल काम कर लिया तो अगला चुनाव होगा 6 महीने के अंदर तो वो 5 साल के लिए काम करेगी फर्दर ग्राम पंचायत भी नहीं, रिमेनिंग टर्म वो सर्व करेगी, ये याद रखना। ठीक है, अब इतना सब क्लियर हो चुका है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसको अपॉइंट करना, सर्विस है, कंडीशन है, ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नर, याद रखना। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। एवरी 5 ईयर गवर्नर वित्त आयोग को, यानी कि जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं, पिछले जो पार्ट में मैंने पूछा था फाइनेंस कमीशन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है या वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, आर्टिकल 280 या अनुच्छेद 280, आप लोगों ने आंसर दिया था। नाउ हर 5 साल में गवर्नर वित्त आयोग भी अपॉइंट करते हैं। ओके, नाउ अब मैं कुछ ऐसे राज्य या ऐसी कुछ एरियाज़ बताता हूं जिनमें छूट प्राप्त है। इन राज्यों को किसके लिए छूट प्राप्त है, आपके माइंड में होगा क्वेश्चन। सिंपल सी बात है यार, अगर आप देखोगे कोई एक ऐसा एरिया, ए ऐसा एरिया या बी ऐसा एरिया, 2 एरिया मैं बताता हूं आपको। एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल लोग से हैं, मोबाइल फ़ोन्स का पता नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड से वो कनेक्ट नहीं है, मतलब जो अभी का परंपरागत जो ये आधुनिक जीवन है उससे कनेक्ट नहीं है, उनको मोबाइल फ़ोन्स, कम्युनिकेशन कुछ पता नहीं है, तो उनके अलग कल्चर है, मान के चलो। ठीक है, उनकी मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में बताने की, बट आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, देखिए स्टडी मटेरियल मैं देने वाला हूँ हिंदी में, बट बहुत सारे जो ऐसे हैं वो इंग्लिश में होंगे, यानी कि स्टडी मटेरियल और आपके पास वीडियो होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा आपको ना ही मेन से लिखना है ना ही लिखना है, डायरेक्ट ही आपको MCQ टिक कर रहे हैं। आपको MCQ लिए बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल सही क्या है, हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। आप देखेंगे पिछली बार के क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए हैं। नाउ तो ऐसे कौन से राज्य हैं, तो मैं बता रहा था A और B। सपोज ये वाला A वाला इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल जनजातियां रहती हैं, और ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है मान के चलो। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत आप इस्टेब्लिश कर दोगे, ग्राम प्रधान चुन लोगे, उनके मेंबर से चुन लोगे, है ना। बट ट्राइबल एरियाज़ में उनका कल्चर अलग है उनका कल्चर अलग है, तो उस बेसिस पे उनका कल्चर अलग, धर्म अलग वो मानते हैं। ठीक है, उनके भगवान अलग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तरह से मैंने कल्चर वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, उनका कल्चर ही अलग है, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं है। तो ऐसे राज्यों में आप ग्राम पंचायत कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे? तो सरकार को भी पता है ये चीज़ें कि यार हम आदिवासियों के जगह पर ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम चुनाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे एरिया में छूट प्राप्त होती है, ऐसे राज्यों या क्षेत्र में। अभी के बेसिस पे 2019 में 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया हैं, मतलब कुछ 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऐसी एरिया हैं जहाँ पर ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश नहीं है। जैसे कुछ इलाके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात,
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। और 10 ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, जिसमें कि 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट में है ये सब। आसाम में 3 है, मेघालय में 3, त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 3। ठीक है, 10 ट्राइबल एरियाज़ हैं, 4 स्टेट में फैले गए हैं, ये याद रखना। 4 स्टेट, आसाम में 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं, मेघालय में 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर। ओके, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यस, इन छोटे छोटे ज़िलों में कुछ एरियाज़ भी हैं, यहाँ पर छूट प्राप्त है। ओके, आप सबको पता है कमेंसमेंट कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, यानी कि पंचायती राज इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हो चुकी थी और सभी राज्यों से कहा था 24 अप्रैल 1993 के 1 साल के अंतर्गत सभी राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करनी पड़ेगी। ओके, नाउ एक्ट में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं कि बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट टू कॉन्स्टिट्यूशनसी कैन नॉट बी क्वेश्चनड। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हालांकि ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार पिछले बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12th पास मांगा गया था आपसे। ठीक है, यानी कि आप 12th पास होंगे तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे। बट नाउ इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा, कॉम्पिटिशन हाई होगा और लेवल भी मैं कहूँगा ज़्यादा होगा, क्योंकि स्नातक ग्रेजुएशन इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है नाउ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लेवल के क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ताकि हर एक चीज़ कवर करके चलो। पीसीएस लेवल तक का मैं जो वन लाइनर होते हैं वो कवर करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंडेटरी है और जो एग्ज़ाम की डिमांड भी है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कितनी सीट अलॉट होंगी किस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। तो एक्ट में ये बोला है कि इसमें क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, मतलब कोर्ट के पास नहीं चला जाएगा अगर चेंज हुआ तो। जो अलॉटमेंट है ना सीट्स की, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, अलग अलग ग्राम सभाएं होती हैं, अलग अलग उस पर सीट एलोकेट होती हैं हर अलग अलग ग्राम पंचायत में, तो उस पर कोर्ट नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा ही राज्य में और नेशनल लेवल पर नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। बट अगर वही बात ग्राम पंचायत लेवल पर आई, पंचायती राज पर आई, तो कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, 21 साल थी मिनिमम एज कंटेस्टिंग इलेक्शन की, आप खड़े हो सकते हैं अगर आप 21 साल के हैं तो। ओके, अब कुछ मैं बात वो कर लेता हूँ। सपोज मान के चलो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ऐसे ही शेड्यूल्ड एरियाज़ रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, तो उस जगह पर क्या इस्टेब्लिश होगा फिर? यार ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश नहीं है तो क्या होगा? तो उसके लिए होता है पैसा। ये भी आपको याद करना ज़रूरी है। पैसा एक्ट 1996 एक्सटेंशन एक्ट, विस्तार अधिनियम इसे बोलते हैं। ठीक है, विस्तार अधिनियम बोला जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत का एक्सटेंशन एक्ट। यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हम नॉर्मल ग्राम पंचायत तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बट ट्राइबल एरिया है, मान के चलो बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, बट वहाँ पर कैसे करेंगे यार? क्योंकि हमारा संविधान बोला ना 24 अप्रैल 1993 1 साल के अंदर सभी राज्यों को पंचायती राज इस्टेब्लिश करना है। तो एक यहाँ पर आया, बहुत सारी ऐसी एरियाज़ थी जहाँ पर जैसे शेड्यूल एरियाज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए पैसा एक्ट लाया गया 1996 का, विस्तार अधिनियम। अब खंड 9 पार्ट 9 नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज़। आप सबको पता है जो पार्ट 9 है, जो पंचायती राज वाला है, वो शेड्यूल्ड एरियाज़, 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का अलग कल्चर रहता है, अलग एरिया है। 5th शेड्यूल एरिया में मैंने आपको बता दिया। तो उनके लिए क्या लाया गया? प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। मतलब हमें पंचायत तो इस्टेब्लिश करनी थी, क्योंकि संविधान की मांग है वो, तो इसके लिए हमें पैसा एक्ट हमने इस्टेब्लिश कर दिया। 2019 में अभी तक प्रेजेंट में 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ओके, 10 स्टेट ऐसा है जहाँ पर 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ इस्टेब्लिश हैं, तो उनके लिए भी आरक्षण देख लेते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पैसा है, ठीक है, रिजर्वेशन देखते हैं, आरक्षण। शेड्यूल्ड ट्राइब जहाँ होगी उस इलाके में जो मेंबर्स के लिए सीट है वो आधी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ही इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, सेल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ओके, ये समझ में आ गया आपको? जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया है ना, ऐसी एरियाज़ हैं, आरक्षित जो जगह होती हैं, वहाँ पर इनके लिए हाफ जो सीट हैं रिज़र्व हैं। ओके, बट अगर बात करूँ मैं चेयरमैन की या चेयरपर्सन की या अध्यक्ष की, तो ऐसी जगह पर अगर पंचायत इस्टेब्लिश होती है तो सभी लेवल पर, चाहे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात की जाती है, सभी लेवल पर
शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनके लिए जो सीट रिजर्व रहती हैं चेयरपर्सन की, सभी सीट में शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही होंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग ही चेयरपर्सन होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है वही चेयरपर्सन होंगे तो वही भला कर सकते हैं, वेलफेयर समझ सकते हैं ज़्यादा। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ वित्तीय की। आर्टिकल 243I अनुच्छेद 243I में ये बताया गया है कि किस तरह से राज्य सरकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो है गवर्नमेंट को यानी कि ग्राम पंचायत को कितना पैसा जाएगा, वो आर्टिकल 243I में लिखा गया है। ओके, अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको पंचायती राज। अभी तक हम पंचायती राज ही कर रहे थे, ठीक है, हमने नगर निगम नहीं पढ़ा है। अभी जो 73rd इसके लिए नगर निगम के लिए है 74th अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, 74th अमेंडमेंट एक्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको आज पढ़ाऊँगा सिर्फ समिति, बाकी जो आर्टिकल है वो तीसरे वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा कि कौन से आर्टिकल किसके लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बाकी अभी का हम पढ़ा देते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल के लिए एक अलग सा एक वीडियो हम बनाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी समितियां हैं, है ना, जो अध्यक्ष रहे हैं। पंचायती राज पर अध्ययन दल और समिति 1960 में BR राव, है ना। फिर SB मिश्रा, B ईश्वरन, GR राजगोपालन, RR दिवाकर, M रामकृष्ण या K सांथनम, ठीक है। ये जो इनके नाम हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉज कर दे रहा हूँ, इन नाम को नोट कर लीजिए। ये समिति बनी थी पंचायत के लिए। ये समिति किसके लिए है, पंचायती राज पर अध्यक्ष दल एवं समिति, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से वर्ष बनी थी, कौन से ये, तो मैं पॉज कर देता हूँ। बट जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा ये, ठीक है, जो भी आप सब्सक्राइब करते हैं। बाकी आर्टिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट वाली, अभी की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। और क्या है, पंचायती राज से संबंधित समितियां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, संवैधानिकरण के बाद, मतलब जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट में डाल दिया था, उसके बाद कौन सी समिति बनी। अभी तो हमने वो समिति पढ़ी जो पहले आई थी, ठीक है, मैंने पॉज करके सब बता दिया आपको। कौन सी कमेटी आई थी, देखो 2001 में ललित माथुर की कमेटी, V रामचंद्रन की कमेटी, ठीक है। आपसे ये पूछा नहीं जाएगा समिति का नाम क्या था, आपसे पूछा जाएगा नियुक्ति वर्ष क्या है और इनका नाम क्या है। ललित माथुर 2001, V रामचंद्रन 2005, श्रीमती राजवंत संधू, V रामचंद्रन, मणिशंकर अय्यर 2012, ठीक है। ये सब उनके नाम हैं। इंग्लिश वालों के लिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए ललित माथुर, V रामचंद्रन, श्रीमती राजवंत संधू, ठीक है, रामचंद्रन, मणिशंकर 2012 तक हुआ। रिपोर्ट कब अपॉइंट की ये पूछा जाएगा, रिपोर्ट सबमिट कब की ये पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पहली पीढ़ी की, ये तो आर्टिकल के बेसिस पर ही ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। वैसे हम ये चीज़ बता चुके हैं कि राजस्थान में पहले इस्टेब्लिश हुआ, वही चीज़ जो टाइमलाइन थी ना, वही चीज़ यहाँ पर ये मेंशन है। बाकी अब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, 3-4 वीडियो बनेंगी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से भी, उत्तराखंड की .gov.in से भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स लाए हैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो आएगी आर्टिकल की, उसके बाद अगली वीडियो आएगी इनके बारे में, जो धारा हैं, जो ऑफिशियल मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं जो आपके लिए ही मेंशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बट जाते जाते अगर वीडियो सही लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको डिटेल में पूछना है वो आप लिख सकते हैं। बाकी मैं रीजनिंग और मैथ्स भी कराने वाला हूँ जल्दी ही, वीडियो और वीपीडियो के लिए भी।